नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुधवार को ही मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया है। यानी सरकार अब लोगों से जाति पूछकर जनगणना कराएगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद विपक्ष और विपक्ष दोनों में देखिए खुशी की लहर है। पूरा पटना शहर पोस्टर से पटा हुआ है और देखिए एनडीए ने सरकार के फैसले पर धन्यवाद दिया है, जबकि विपक्ष मामले पर क्रेडिट लेने में जुटा हुआ है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में एनडीए के पोस्टर हैं तो दूसरी तस्वीर में विपक्ष की तरफ से लगाए गए पोस्टर हैं। और अब देखिए पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, क्रेडिट लेने की भी होड़ हो रही है। एनडीए एक तरफ केंद्र सरकार को अब धन्यवाद कह रही है, तो वहीं देखिए विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, क्रेडिट लिया जा रहा है। क्रेडिट की होड़ अब मची हुई है जाति जनगणना को लेकर के। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले के बाद बिहार में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता इसका श्रेय ले रहे हैं। पटना में आज आरजेडी की ओर से जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें आरजेडी की ओर से यह बताया जा रहा है कि उसके दबाव में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया। संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में जातीय जनगणना कराने के फैसले के बाद जो है बिहार में सियासत खूब हो रही है और पोस्टर के जरिए तमाम पार्टियां जो है वो क्रेडिट लेने की होड़ में लगी है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है कि लोग झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए सरकार को भी। आखिर लालू जी और तेजस्वी जी की बात माननी ही पड़ी। तेजस्वी जी ने ठाना है जनता का काम विपक्ष में रहकर करवाना है। जब सत्ता में आएंगे तो जो बोला है वो करेंगे। जातिगत जनगणना की जीत पर बिहार और देशवासियों को मुबारकबाद। और दूसरी जो यहाँ पे पोस्टर है वो भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए आरजेडी की तरफ से और भी पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। पूरे पटना में आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सभी की तरफ से ये पोस्टर जो है वो लगाई गई है। और यहाँ देखिए ये पोस्टर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई जाने के निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं का संघर्ष का जीत बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि लालू जी एवं तेजस्वी जी को हार्दिक बधाई है। केंद्र सरकार की अगर नीयत साफ है तो बिहार में बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करें। ये मांग जो है वो भाई अरुण कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं। अरुण जी, आपने मांग किया है, क्या कहना है? ये कहना यही है कि सबसे पहले जातीय जनगणना का जो आवाज़ बुलंद किया था, लोकसभा में हो या सड़कों पर हो, गांधी मैदान में लालू जी ने धरना दिया था इस काम के लिए, तो उसमें उस समय कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हो सका। लेकिन कल जो हुआ वो प्रकाशन करने की भी बात हुई। ये लालू जी के संघर्षों की जीत है। लालू जी को हम लोग बधाई दे रहे हैं, तेजस्वी जी को बधाई दे रहे हैं और केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो बढ़ी हुई आरक्षण सीमा जो जातीय गणना हुई थी बिहार में, उसके आधार पर जो 65% आरक्षण का सीमा किया गया था उसको लागू करे और उसको 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार डाले। बिल्कुल, देखिए तो ये मांग जो है वो आरजेडी की तरफ से है और इस तरह से पोस्टर के जरिए भी जो आरजेडी जो है वो जीत जो है वो बता रही है। जातीय जनगणना देश भर में जो कराए जाने हैं इसका क्रेडिट जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दे रही है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अब देखिए बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। आजादी के बाद सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने जातीय जनगणना का विरोध किया और आजादी के बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं हुई। और बीजेपी का आरोप है कि 2010 में मनमोहन सिंह ने आश्वासन दिया था, कैबिनेट में विचार करने का आश्वासन मनमोहन सिंह ने दिया था और तब मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया और ज्यादातर दल जातीय जनगणना के पक्ष में थे। कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना की बजाय सर्वे कराया, लेकिन कांग्रेस ने जातीय जनगणना नहीं कराया। राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का उपयोग किया गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर आरजेडी जो है वो एक तरफ क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आरजेडी में इधर कांग्रेस जो है अलग क्रेडिट ले रही है और इस बीच जेडीयू का ये कहना है कि जातिगत जनगणना की सबसे पहले मांग सीएम नीतीश कुमार ने की थी। जनगणना कराने का केंद्र सरकार के फैसले के बाद सियासत तेज है। हर पार्टी क्रेडिट ले रहा है, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार। बात करते हैं इनसे। नीरज जी,
आज क्रेडिट ले रहा है, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जातीय जनगणना को लेकर के क्या कहेंगे? क्रेडिट माननीय नीतीश कुमार जी का 1994 का लोकसभा में दिया गया यह भाषण, मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि 25-60 1994 जाति के आधार पर जनगणना तो राष्ट्रीय जनता दल को यह साक्ष्य देना चाहिए कि हमारे पास यह प्रमाण है, उनके पास कोई प्रमाण है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 1994 में उठाया। इंडी ब्लॉक जब बना तो मुंबई में बैठक हुई और मुंबई बैठक में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं ये संभव नहीं है, कांग्रेस चुप, राष्ट्रीय जनता दल चुप। नीतीश कुमार जी इसको मुद्दा बना करके इंडी गठबंधन से बाहर हुए। तो नीतीश कुमार जी मुद्दे के प्रति कितने गंभीर थे इस सवाल पर ये जग जाहिर हुआ। कर्नाटक सरकार ने जातिगत जनगणना कराया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, यह कांग्रेस की सरकार। तो मेरा सवाल केवल यह है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस मुद्दे को 1994 में उठाया, इंडी ब्लॉक की बैठक में उठाया, उससे भी आप अलग हो गए। तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने, चूंकि कोविड के काल के समय जातिगत जनगणना नहीं संभव हो पाया था, जनगणना नहीं संभव हो पाया था, अब उसमें जातिगत जनगणना का क्लाउज जोड़ा है, तो इसके लिए धन्यवाद तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके पात्र हैं। चलिए, तो धन्यवाद के पात्र है प्रधानमंत्री, और यही वजह है कि जेडीयू हो या बीजेपी हो या एनडीए के तमाम घटक दल जो है वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के देखा जाए तो देश भर में, बिहार में भी सियासत जो है वो जोरों पे है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब खबर अनंत सिंह से जुड़ी हुई। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने दावा किया है कि वो 10 से 20 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। साथ ही अनंत सिंह ने यह भी कहा कि मोकामा से उनका टिकट कंफर्म है। हालांकि इसके अलावा किसी और मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। अभी अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से विधायक है। अगर अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पत्नी का टिकट कटना तय है। आपको ये बता दें कि अनंत सिंह अपने बड़े भाई बिरेंची सिंह की पोती की शादी में शामिल हुए और शादी के लिए कोर्ट ने 1 दिन की पेरोल दी है। शादी समारोह में अनंत सिंह के नदवा गांव पहुंचते ही वहां पर पुरानी रौनक लौट आई। ज्यादातर समय अनंत सिंह अपने समर्थकों से घिरे हुए रहे। इनके पेरोल पे आपको मिला है तो गांव में काफी उत्साह देखा गया है। हाँ, क्या कहना चाहिए? बढ़िया है, आया शादी में, पोता पोती की शादी है। तो फिर मतलब आज ही एक ही दिन का मिला है? हाँ, 1 दिन का है, कल चल जाना है। आपके समर्थक बहुत उत्साहित हैं आज आपको देख हाँ, करके। रहेगा नहीं अपना आदमी। तो आपको उम्मीद है दादा कि चुनाव के पहले तक आप? नहीं, मैं तो आएंगे 10 से 20 दिन में। हाई कोर्ट हॉल है। टिकट का दादा कुछ टिकट के लिए जदयू से ही? टिकट का तो हम है, हमारा टिकट का हमारा पूछना कहाँ है। मोकामा में कल 2 शादियां चर्चा में रही। एक अनंत सिंह के भाई के पोती की तो दूसरी अनंत सिंह के करीबी लल्लू मुखिया की बेटी की शादी। लल्लू मुखिया की बेटी की शादी में पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और बीजेपी नेता ललन सिंह पहुंचे थे। शादी समारोह में जमकर सियासत की भी बातें हुई है। संबंध रहेगा, उनकी बच्ची मेरी बच्ची, शादी में पहुंचना, निमंत्रण में आना, एक ये मेरे देश का कल्चर है। देखने का क्या बात है, परिवार में शादी है, जहाँ जहाँ न्योता निमंत्रण मिलता है राजनीति करते हैं, जहाँ से भी न्योता निमंत्रण मिलेगा वहाँ जाएंगे ही। और उनका तो अपना परिवार का शादी है, उस पर क्या कहना है, इस पर कुछ अभी कहने का। अब बात पेपर लीक कांड में गिरफ्तार संजीव मुखिया से पूछताछ में हुए खुलासे की हम लोग करेंगे। देखिए, ईओयू की टीम संजीव मुखिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और पूछताछ में संजीव मुखिया ने कई खुलासे किए हैं। अब ईओयू संजीव मुखिया की अवैध संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है। ईओयू ने इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव ईडी को भेजने का फैसला लिया है। ईओयू ने पिछले साल ही संजीव मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था और उसकी गहनता से जांच की थी। जांच के दौरान संजीव मुखिया और उसके रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति की जानकारी ईओयू को मिली थी। अब तक संजीव मुखिया की जिन संपत्तियों का पता चला है वो उसके आय से 150% ज्यादा है। अब तक ज्ञात अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए ईओयू जल्द ही ईडी को पत्र लिखेगा। तो संजीव, अब देखिए बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं, कई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हाथ लगे हैं ईडी के, साथ ही साथ और अब ये कहा जा रहा है संजीव मुखिया की जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी।
नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया से पुलिस दिखे 2 दिन की रिमांड पर लेकर के पूछताछ के बाद ईओयू की टीम ने संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ईओयू की पूछताछ में संजीव मुखिया ने काफी अहम खुलासे किए हैं। संजीव मुखिया ने यह स्वीकार किया है कि उसका नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा है। चेन ऑफ सिस्टम में पहले नंबर पर संजीव मुखिया है, दूसरे नंबर पर रॉकी और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव है। तीसरे नंबर पर कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जो क्लाइंट भेजते थे। ईओयू ने बिहार के सभी एसपी, डीएसपी के अलावा बिहार से सटे हुए सभी राज्यों के एसपी से संजीव मुखिया के विरुद्ध दर्ज की किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमों को खंगालने और उस पर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर अनुरोध किया है। ईओयू पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट कर उसे सजा दिलवाना चाहती है। संजीव मुखिया ने पूछताछ में कहा है कि पत्नी को एमपी या एमएलए बनाना है और इसके लिए मोटा पैसा चाहिए, इसीलिए पेपर लीक से जुड़े संजीव मुखिया ने कई नेता और अधिकारियों के बच्चे और मेडिकल के दाखिला कराने का दावा किया है। मतलब कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके बच्चों को मेडिकल में दाखिला कराने का इन्होंने दावा किया है। संजीव मुखिया ने दूसरे राज्य में भी अपनी जान पहचान का दावा किया है। संजीव मुखिया ने यह बताया कि पैसे की चाहत में वो जो है पेपर लीक से जुड़ गया। पटना बाईपास से सटे हुए कुछ अस्पताल और क्लिनिक के डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर सॉल्वर के रूप में वहां पर काम करते थे, पेपर सॉल्व करते थे। साथ ही अपने रिश्तेदारों के नाम से काफी बेनामी संपत्ति भी बनाई है जो कि 40 से 50 लाख सेटिंग के एवज में देते हैं। नीट, बीपीएससी, यूपी सिपाही भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती में इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। तो पैसे की चाहत में पेपर लीक से संजीव जो है वो जुड़ गया। संजीव मुखिया और बहुत बड़े नेटवर्क की बात भी संजीव मुखिया ने स्वीकार कर ली है। और जब उससे पूछताछ की गई है तो आपको बता दें, पूछताछ में नेता और अधिकारियों से मदद का भी संजीव मुखिया ने दावा किया है। दूसरे नंबर पर रॉकी और उसका बेटा शिव है, ऐसे करके उसने बताए हैं। नीट पेपर लीक का हालांकि खुद संजीव मुखिया जो मास्टरमाइंड है, लेकिन और भी कई लोगों से तार जो है वो जुड़े हुए हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसके शिक्षक भी हैं इस मामले में संलिप्त। संजीव मुखिया को शिक्षक क्या करते थे, वो क्लाइंट भेजा करते थे। 40 से 50 लाख में इनका सौदा होता था और इस तरीके से ये लोग नेता और अधिकारियों की भी मदद लेते थे और उसके बाद पैसों का बंटवारा ये लोग करते थे। जो लोग भी इसमें हिस्सेदारी रखते थे, भागीदारी जिनकी भी होती थी। मेडिकल में दाखिला दिलवाने का ये दावा संजीव मुखिया की तरफ से किया जाता था और ऐसे में ये इनका जो बड़ा नेटवर्क है वो काम करता था। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची से बड़ी खबर, डीजीपी पद पर बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी अपना जवाब। मामले में जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। देखिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी पद पर बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी अपना जवाब। मामले में जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है, बारातियों पर हमला का आरोप है। हमले में दरोगा सहित 4 लोग घायल हुए। टंडवा की पिछुलिया का मामला है। ये गाड़ी की जांच के दौरान हमला हुआ। तो ये बड़ी खबर, बारातियों पर हमला का आरोप। औरंगाबाद से खबर मिल रही है, गाड़ी की जांच के दौरान हमला हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया। बता दें आपको, बारातियों पर हमले का आरोप लगा है और हमले में दरोगा सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। टंडवा की पिछुलिया का यह मामला है। गाड़ी की जांच के दौरान हमला कर दिया गया। सिवान में एक छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। सुधा कुमारी किराए के मकान में रहकर डीएलएड की पढ़ाई कर रही थी। सुधा के साथ 2 और लड़कियां रहती थी और दोनों 3 दिन पहले घर गई थी और इस बीच सुधा का शव कमरे के अंदर फंदे से लटकता हुआ मिला। मकान मालिक ने पुलिस और परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरी वाइफ फोन की थी कि सुधा रूम नहीं खोल रही है, थोड़ा आके देखिए। तो आए तो देखिए गेट में नहीं खोल रही थी। फिर थाना में गए, प्रभारी से बोले खुलो आया लो, तो गेट खुला लो, नहीं खुला था तो गेट तोड़ा है लो, तो अंदर गई है, गया है लो, तो मालूम चला कि। मधुबनी से बड़ी खबर, युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में पीट कर हत्या का यह मामला।
राजनगर के राघोपुर बलाट गांव की घटना बताई जा रही है। अभी तक कोई आरोपी लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपसी विवाद में पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। मधुबनी से खबर मिल रही है। बताते चले आपको, राजनगर के राघोपुर बलाट गांव की ये घटना है। अभी तक हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रात्रि में एक लड़के के साथ मारपीट की गई थी और वो अपने दोस्तों के साथ दिन में गया था उसी गांव में। तो पुनः हम लोगों ने उनको दौड़ाया, जिसमें एक 19-20 साल का एक लड़का है जिसका नाम है नंद कुमार, उसके साथ मारपीट की गई। बाद में अस्पताल लाने के क्रम में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अभी हम लोगों ने फर्द बयान ले लिया है, पोस्टमार्टम हो रहा है और हम लोग गिरफ्तारी के लिए। खबर बेगूसराय से, जहां पर मामूली विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई और इस मारपीट में दोनों पक्ष के 6 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। सिंघौल थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में चापाकल से पानी के विवाद में मारपीट की ये वारदात हुई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमको बेटा पानी लिए गया, नहीं दिया पानी लाने के लिए, बस लड़की था हमको मरने लगा था। सब मार बुझ के सर हमको आँख बढ़िया रहा बेटा, आँख मारा, आँख फूट गया। हम लोग डेरा करते हैं, सुनना में है तो तीनों बेटी का परिवार मारपीट किया। क्या वो लोग घायल है? तीन गो। कहाँ का मामला है? राजापुर का। राजापुर लातेहार से बड़ी खबर, महुआ, यहाँ पर देखिए महुआ डांड थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने तांडव मचाया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया, कर्मी को गोली मारी और वहां पर मौत हो गई। आपको बता दें कि वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। घटना से इलाके में दहशत कायम है। तो लातेहार से खबर मिल रही है, जहां पर नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया है, एक कर्मी को गोली मारी गई है और कर्मी की वहीं पर मौत हो गई। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब इस घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत है। और अब बात रेलवे के अलर्ट की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में देखिए रेलवे विशेष चौकसी बरत रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी की टीम जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रेनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। संवाददाता विकास कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा में जुटी हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरपीएफ के जवान हैं वो यात्रियों की जांच पड़ताल कर रहे हैं और खासकर मेटल डिटेक्टर मशीन के जरिए यात्रियों की सामान की जांच की जा रही है और जांच पड़ताल के बाद ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जा रहा है। इस और तस्वीर देखिए कि पूरी टीम जो है आरपीएफ की वो 24 घंटे यात्रियों की सुरक्षा में जुटी हुई है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 की यह तस्वीर है और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो जवान है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो यात्रियों की सुरक्षा में जुटे हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, कामाख्या, गया, असम, गुवाहाटी सहित कई जगहों से लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो भागलपुर होकर दिल्ली और मुंबई जाती है। ऐसे में काफी संख्या में लोग भागलपुर स्टेशन पर भी उतरते हैं, तो सभी लोगों की जांच पड़ताल आरपीएफ की जो टीम है वो कर रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बात मौसम की करेंगे। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। सुबह से ही बारिश हो रही है। विभाग के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसका ट्रफ लाइन बिहार से गुजरने के कारण अगले 4 दिनों तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश और ठंडा के साथ साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में मौसम ने करवट ली है और इस कारण से जो है वो तेज़ बारिश हो रही है। लगातार जो है बिहार के अलग अलग जिलों में जो है वो बारिश हो रही है। मेघ गर्जन हो रहा है, वज्रपात भी हो रहा है, ओले भी पड़े हैं। और जो जानकारी मिली है मौसम विभाग की तरफ से, उसके मुताबिक बांग्लादेश में जो है सर्कुलेशन जो है साइक्लोन के बने हैं और इसके टफ लाइन जो है वो बिहार के ऊपर से गुजर रहा है। इस कारण से बिहार में मौसम ने करवट लिया है और तेज़ हवा यानी कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो हवा चल रही है और इस कारण से लगातार बारिश जो है वो पटना में, राजधानी में भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि पटना में जो है लगातार बारिश होने के कारण जो वाहन चालक हैं वो अपने हेडलाइट्स जो है वो ऑन करके गाड़ी चला रहे हैं, वाहन को चला रहे हैं। और जो मौसम विभाग ने इसको देखते हुए, जो मौसम का मिजाज बदला है, इसको देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। और बताते ये चले कि मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो लोगों से अपील किए हैं कि अगर बहुत जरूरी काम हो तभी अपने घरों से निकले, क्योंकि वज्रपात जो है वो लगातार हो रही है। आकाशीय बिजली जो है वो लगातार अलग अलग जगहों पर गिर रही है और इसके कारण से लोगों को जान माल का नुकसान हो सकता है।
लोग जो है अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से ना निकले, घर में ही जो है अपने परिजनों के साथ दिन बिताएं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट, आंधी, बारिश और ठंडा का अलर्ट जारी किया गया। गोपालगंज और भोजपुर जिले के लिए अलर्ट है। जमुई जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 11:30 बजे तक के लिए अलर्ट है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। तो मौसम विभाग के अनुसार जो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि घर से बाहर नहीं निकले। सुबह 11:30 बजे तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है।